नमस्कार। हम मुस्लिम विधि के एक और अगले टॉपिक जिसको शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे से जो शॉर्ट नोट्स के रूप में आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रूप में मुस्लिम विधि में अपना स्थान बनाते हैं। क्योंकि अगले टॉपिक में जब हम निकाय की बात करेंगे और उसके बाद जब हम डाइवोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये इद्दत और मेहर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और तब जब हम उस टॉपिक की बात करें उसके पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इद्दत क्या होता है और डॉवर क्या होता है। तो डॉवर के बारे में हमने बात की अभी, अब हम इद्दत के बारे में बात करेंगे। IDDAT, इद्दत। इद्दत मीन्स गणना करना, इद्दत मीन्स काउंटिंग करना। तो इद्दत वो शब्द है जिसमें एक काउंटिंग करके वहाँ पर देखा जाता है कि मुस्लिम संप्रदाय में पुरुष को 4 निकाय करने की परमिशन है और महिला को केवल 1 निकाय करने की परमिशन है। तो अगर पुरुष किसी महिला को डाइवोर्स देता है, तलाक देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो महिला तुरंत अपना दूसरा निकाय कर सकती है या नहीं? इन सब बातों को जानने के लिए ही इद्दत जैसे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर पढ़ा जाता है। इद्दत का मतलब होता है पॉसिबल कॉन्सेप्शन, मतलब संभावित गर्भ का पता लगाने के लिए ही इद्दत जैसे टॉपिक को देखा जाता है और समझा जाता है। और जो शरीयत एक्ट में इसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, उस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इद्दत में काउंटिंग करवाई जाती है। तो इद्दत का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब कोई मुस्लिम पुरुष किसी मुस्लिम अपनी पत्नी को वहाँ पर जब तलाक देता है तो तलाक के बाद क्या वो महिला गर्भवती है, ये पता लगाने के लिए कि आगे चल कर के जो उसका बच्चा होगा वो किस को अपना पिता कहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो उसका पिता कौन होगा। देखिए, मैटरनिटी हमेशा एक होती है, जो जन्म देती है जिस बच्चे को वो उसकी माँ कहलाती है और उस पर कोई भी डाउट, कोई भी शंका किसी भी एक्ट में नहीं उठती है, ना कोई उंगली कभी उठाई जाती। लेकिन पितृत्व के निर्धारण के लिए, पैटर्निटी के निर्धारण के लिए ही इद्दत जैसे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर पढ़ा जाता है। और इद्दत का पालन उस हर जो महिला है, जो डाइवर्स महिला है, उस महिला को पालन करना जरूरी होता है, जिससे कि उस पॉसिबल कॉन्सेप्शंस या संभावित गर्भ का पता लगाया जा सके। तो इद्दत क्यों पढ़ा जाता है और क्यों समझा जाता है, इसके बारे में हमने ज़रा देखा। अब हम ये बात करते हैं कि इद्दत की अवधि कितनी होती है और उस महिला को कितने अवधि तक दूसरा विवाह करने से रोका जाता है, या जिसको हम इद्दत की अवधि कहते हैं, उसका कितने समय तक उसको पालन करना जरूरी होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट पे हम बात करें कि अगर उस महिला का निकाय हुआ और उस महिला के निकाय के पश्चात उस महिला और पुरुष के बीच कोई भी रिलेशंस नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको तलाक दिया जाता है तो उस महिला को बिल्कुल भी इद्दत की अवधि का पालन नहीं करना पड़ता है, एक भी दिन इद्दत की अवधि का पालन नहीं करना पड़ता है और वो दूसरा निकाय कर सकती है। तो ये पहला नियम हमने यहाँ पर देखा। दूसरा नियम हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उस महिला को डाइवोर्स किया गया, जब तलाक दिया गया और वो महिला अगर प्रेग्नेंट थी, अगर वो गर्भवती थी, तो ऐसी स्थिति में 2 बातें वहाँ पर देखी जाएंगी। पहला, या तो एबॉर्शन तक, मतलब जब तक वो गर्भपात ना हो जाए, एबॉर्शंस ना हो जाए। दूसरा, या जब तक वो उस बच्चे को जन्म ना दे दे, तब तक उसको इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ता है। और इद्दत की अवधि के पालन में उस महिला को दूसरा निकाय करने से रोका जाता है और यही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इद्दत में देखा जाता है। तीसरे नियम पे अगर हम बात करें, उस महिला पुरुष का निकाय हुआ और उनके बीच बाकायदा जो पति पत्नी के संबंध है वो वहाँ पर हुए, और ऐसी स्थिति में अगर उसको डाइवोर्स दिया जाता है, तलाक दिया जाता है, तो उस महिला को उस निकाय की, उस डाइवोर्स की तारीख से, उस विवाह विच्छेद की तारीख से 3 मंथ या 3 पीरियड ऑफ प्योरिटीज या 3 मेंस्ट्रुएशंस पीरियड उसको इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ेगा और इसके बाद फिर वो दूसरा निकाय कर सकती है। अगर हम चौथे कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो अगर पति की मृत्यु के कारण अगर वो विवाह विच्छेद हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 4 माह 10 दिन तक उसको इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ेगा। तो ये 4 नियम हमने यहाँ पर देखे कि किस प्रकार से इद्दत की अवधि का वहाँ पर पालन करना पड़ेगा। जैसे हमने पहला नियम यहाँ पर बताया कि अगर उस महिला के वहाँ पर रिलेशंस हो चुके थे तो उसको 3 महीने का इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ेगा, और इस 3 महीने के बीच में अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर से उसकी इद्दत वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और नई इद्दत की अवधि 4 माह 10 दिन की शुरू हो जाती है, जो उस महिला को पूरा करना पड़ता है। तो इद्दत के ये कुछ नियम हमने यहाँ पर देखे। इसके बाद अगले नियम पे अगर हम बात करें, तो इद्दत की अवधि में वैसे उस पति का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके पति को
अगला विवाह करने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि बस छोटा सा नियम यहाँ पर बन जाता है। सिया विधि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिया विधि के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के निकाह देखे जाते हैं, सहीह, बातिल और मुता। तो सिया विधि के अकॉर्डिंग अगर पुरुष वो इद्दत की अवधि अगर उसकी पत्नी की चल रही है और उसने अगला विवाह कर लिया तो वो शून्य हो जाता है, और सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग वो अनियमित हो जाता है। तो थोड़ा सा पुरुष को वहाँ पर रोका जाता है कि जब तक वो महिला इद्दत की अवधि का पालन कर रही है तब तक वो अगला निकाह ना करे। अगले कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पर बात करते हैं खिलवत उस सही है, या जिसको हम कहते हैं वैध एकांतवास। तो वैध एकांतवास से यहाँ पर मतलब लगाया जाता है कि अगर सुन्नी विधि के अगर अंतर्गत हम देखें तो एकांत में अगर वो पति पत्नी रहे हैं तो निश्चित रूप से मान लिया जाता है कि उनके बीच रिलेशंस हुए हैं, और एकांत में उनका रहना ही ये साबित कर देता है कि उनके बीच रिलेशंस हुए हैं, और फिर उनको उसकी पत्नी को तलाक पर इद्दत की अवधि का पालन करना ही पड़ेगा। सिया विधि के अगर अंतर्गत अगर हम देखें तो सिया विधि ये मानती है कि एकांत में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके बीच कोई रिलेशंस हुए हैं, और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है उस महिला को इद्दत की अवधि का पालन करना पड़े। तो हमने यहाँ पर देखा कि इद्दत के एक छोटे से कॉन्सेप्ट जो एक टिप्पणी के रूप में हमेशा पूछा जाता है, इद्दत के हमने यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस देखे। इद्दत केवल पॉसिबल कॉन्सेप्शंस मतलब संभावित गर्भ का पता लगाने के लिए ही इसका पालन करना हर मुस्लिम डिवोर्स्ड महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक वो हम निकाह का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।